और हमारे साथ अब हमारे दूसरे मेहमान भी जुड़ गए हैं, कीर्तन शाह, फाउंडर CEO क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स। कीर्तन, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और अब फिरोज़ और कीर्तन के साथ हम दर्शकों से बात करते हैं और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से अजय क्या मेरे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो शायद कीर्तन से सवाल लेंगे। अजय? हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट के लिए आपने अपना लक्ष्य बांधा हुआ है और ये सारे फंड्स, ये केवल आप ही का पोर्टफोलियो है या किसी और का भी है? मतलब एक ही जने का पोर्टफोलियो है ये पूरा? ये मेरा ही पोर्टफोलियो है। बेसिकली दो पोर्टफोलियो, एक SIP है और एक लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है। हाँ जी, वो आपने काफ़ी अच्छे से हमें बता दिया है। ये कुल मिला के कितना होगा निवेश आपका अभी? मैडम, निवेश का तो नहीं, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। SIP और लमसम ना, दोनों का क्या है आपका? जी, SIP मेरा 25,000 पर मंथ जाता है। ठीक है। और लमसम भी मैंने अलग अलग फंड में टैक्स सेविंग पर्पज से और थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट 15,69,000 है और करंट वैल्यू 30 लाख समथिंग कुछ है। ठीक है, 10 से 20 साल, तो 10 साल में बच्चों की पढ़ाई पकड़ूं और 20 साल आपका रिटायरमेंट पकड़ूं, ऐसा है? मैम, रिटायरमेंट एक्चुअली 13 ईयर ही बाकी है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म जा सकता हूँ, इसके लिए ये थोड़ा प्लानिंग करना है। एक्चुअली मेरे ये पोर्टफोलियो में काफ़ी ऐसे फंड्स हैं जो रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो अच्छा, आपसे सलाह चाहिए थी कि कुछ क्या फंड में मैं चेंज कर सकता हूँ। रिटर्न जो फंड नहीं दे रहे हैं अजय, वो कितने पुराने फंड हैं? मतलब कब से शुरू किया है उनमें निवेश करना? 2017, 18 और 19 में मेनली मेरे जो है 2017, 18 में है, जो लमसम की है, जो रिटर्न नहीं दे रहे हैं, और कुछ SIP हैं जो लॉन्ग टर्म से चल रही है बट रिटर्न नहीं दे पा रही। ठीक है, एक एक करके लेते हैं इनको। कीर्तन, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इनके लमसम के पोर्टफोलियो को देखें और यहाँ पर किस तरह से आप पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करने की सलाह देंगे। अजय जी, सबसे पहले तो 3 सलाह देना चाहूँगा आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने रफली 15-16 अलग-अलग स्कीम्स में पैसे निवेश किए हुए हैं। देखिए, ये थियोरेटिकली ये सोचना कि आप जितने ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाएँगे, उतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, वो गलत है। म्यूचुअल फंड स्टॉक्स नहीं है। एक म्यूचुअल फंड में 40-50 स्टॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो आप जितने ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स ऐड करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है आप डाइवर्सिफिकेशन ला रहे हो। शायद आप अलग अलग या गलत कॉम्बिनेशन करेंगे तो कंसंट्रेशन रिस्क भी बढ़ जाएगा, या इतने सारे स्टॉक्स में आप इनडायरेक्टली एक्सपोज़र ले लेंगे कि आप मोटा-मोटा पूरा मार्केट खरीद लेंगे, तो मार्केट को कैसे बीट करेंगे। तो सबसे पहली सलाह मुझे ये देनी है आपके पोर्टफोलियो को देखकर कि आपको आपका पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करना चाहिए। इतने ज़्यादा फंड्स बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और आपके जो 16 फंड्स हैं उसमें आप एक ही फंड में या एक ही कैटेगरी के फंड में 4 या 5 अलग-अलग फंड्स में निवेश कर रहे हो, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले तो कंसोलिडेट कीजिए। अब आपके जो जितने टोटल फंड्स हैं, उनमें से मैं आपको 5 ऐसे फंड्स बताता हूँ जो मेरे हिसाब से आपको फंड होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर वो 5 फंड्स का आप अगर पोर्टफोलियो बनाएँगे, तो एक अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न एक्सपीरियंस कर पाएँगे। प्रोबेबली अज्यूमिंग कि आपके पास 7-8 साल का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइज़न है। तो आपके फंड्स में से मैं कैनरा रोबेको इमर्जिंग, मिराई एसेट्स इमर्जिंग, मोतीलाल नैस्डैक 100, ICICI ब्लू चिप और मिराई टैक्सेबल, ये 5 फंड्स को रखना चाहूँगा। ये 5 फंड्स में अगर आप अपना पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो आपके पास जो 25,000 रुपए की SIP है, उसे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और आपके पास जो लमसम पैसा है, उसे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। वो पोर्टफोलियो आपके एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से बहुत बेहतर होगा। हाँ, ऑफ कोर्स आप जब ये चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, तो एग्जिट लोड और टैक्सेस को याद में रखिए। पर अगर मुझे सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को देखकर सलाह देनी है, तो इन 5 फंड्स में मैं इन्वेस्टेड रहना चाहूँगा। आप कोटक इमर्जिंग और SBI स्मॉल कैप, ये 2 फंड्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपका ओवरऑल एक्सपोज़र मिड कैप, स्मॉल कैप को नहीं है, और अगर आपके पास थोड़ा-सा रिस्क एपेटाइट है और 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न है, तो ये 2 फंड्स को भी आप अगर ऐड कर लेंगे,
तो ये 6-7 फंड का पोर्टफोलियो आपके लिए अच्छा होगा मेरे हिसाब से। अजय, सलाह समझ में आई? मैम मेरा एक और क्वेश्चन था कि मुझे न्यू एसआईपी स्टार्ट कर रही है 10 to 15,000 का, वो मैं किस फंड में स्टार्ट करूं अभी? ऑलमोस्ट 10 हाँ 10 जी, ये 15 आपने years लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है। कीर्तन, ये 7 फंड्स की जो हम बात कर रहे हैं उसके अलावा पैसा कहीं भी और डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए। आपके पास जितना लमसम है और 35,000 रुपए की जो आप एसआईपी करने की सोच रहे हो वो सब इन्हीं 6 या 7 फंड्स में आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट अजय। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ क्या मनीष है फोन लाइन पर? जी मैम नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हैं मनीष, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैम, मैं यूपी से बोल रहा हूँ मैम। ओके, कब से शुरू किया आपने मनीष निवेश? मैम मेरे को 1.5 साल के आसपास हो गया मैम इसमें निवेश करते हुए मैम। ओके, क्या उम्र है आपकी और क्या 1 करोड़ का लक्ष्य है आपका? क्या करेंगे इसका 15 साल के बाद? हाँ जी मैम, मेरे को बच्चे की एजुकेशन के लिए चाहिए मैम मिनिमम। ओके, हाँ जी मैम। फिरोज आपके पास है ये सवाल। यस मनीष जी, आपने जो स्कीम्स खरीदी हैं पहले उस पर टिप्पणी देता हूं, देन आई विल कम बैक टू योर गोल। पॉइंट 1, आपने चारों स्कीम एसबीआई की खरीदी हैं। देखिए, एसबीआई सबसे लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एयूएम के आधार पे इंडिया में, तो भी आपके पूरे चारों स्कीम एक एसबीआई में होना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है, क्योंकि हर एएमसी की एक अलग क्षमता होती है। 39 एएमसीज हैं। टॉप 4 एएमसीज में आप स्प्रेड जरूर कर सकते हैं, बिकॉज सबकी कैपेबिलिटीज अलग है, सबकी रिसर्च की क्षमता अलग है। तो जैसे एचडीएफसी वैल्यू इन्वेस्टिंग में विश्वास करता है। पूरी स्कीम्स को अगर आप देखेंगे ज्यादातर वैल्यू स्कीम्स निकलेंगी, अगर वैल्यूएशन कम ले जो भी स्टॉक्स होते हैं वो खरीदते हैं। तो सबकी स्टाइल्स अलग होती हैं। तो आपका बैंकर शायद एसबीआई होगा तो पूरी एएमसी पूरी स्कीम्स आपकी एसबीआई में हो जाती है, काफी बार ऐसा होता है। सो दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपने टेक्नोलॉजी स्कीम खरीदी है। देखिए, सेक्टर फंड खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। पहले 6-7 कैटेगरीज हैं जिसको आप कवर करें, फिर वो ऑर्बिटल पेरिफेरल पोर्टफोलियो बाद में बनाते हैं। पहले कोर बनाते हैं, बुनियाद बनती है, फिर इमारत बनती है। तो आई थिंक वो आपने इमारत बना ली पहले से और बुनियाद बनी नहीं है। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, अच्छी बात यह है कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले महंगाई की बात की, मुझे लगता है कि आपने अच्छी तरह से फैक्टर इन किया है, क्योंकि आज की डेट में जब भी कोई महंगाई की बात करता है वो बोलता है कि 10-15 लाख 20 लाख इकट्ठा करना है पढ़ाई के लिए। आपने 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है। आई एम श्योर दैट इनकॉर्पोरेट्स इन्फ्लेशन। दैट्स पॉइंट 3। पॉइंट 4, जो स्कीम्स आपको हटानी है, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड, एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड। तो आपको मैं दूसरी स्कीम्स बता देता हूँ, 6 स्कीम्स बताता हूँ, क्योंकि आपको 17,000 रुपए की एसआईपी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको और स्कीम्स की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी स्मॉल कैप, बीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड एंड फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड। ये सब डिफरेंट कैटेगरीज की स्कीम्स है एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। सो एक अच्छा 8 स्कीम का आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा और 17,000 तक आपको अपनी एसआईपी पहुंचानी है, तब जाके आप 14% की एज्यूम रिटर्न पे 1 करोड़ रुपए पे पहुंच जाएंगे मनीष जी। चलिए, 17,000 तक आपको अपनी एसआईपी की राशि बढ़ानी होगी और जो फंड्स आपको फिरोज ने बताए हैं उनमें निवेश कीजिएगा और अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु का सवाल मैं लूँगी। अंशु मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। Hi Kavita, हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Thank you so much for taking my question. थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग अस योर क्वेरी। और अच्छा लगा आपने अपना सवाल हमें दिया, हम पर विश्वास जताया। कब से निवेश कर रही हैं आप? कविता, आई थिंक मुझे 2014 से मैंने अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा था एंड आई एम कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इनटू द सेम थिंग। ऑलराइट, आपने खुद चुनाव किया है अपने फंड्स का? हाँ जी, जो भी मेरी स्कीम्स है, इट्स ऑल बेस्ड अपॉन माय रिसर्च एंड एक्सपीरियंस इन द पास्ट। ऑलराइट, काफ़ी डिटेल आपने अपना सवाल वैसे भेजा हुआ है। आपको 10,000 रुपये और अपना निवेश बढ़ाना भी है। मल्टी एसेट फंड को लेकर आप सवाल पूछना चाहती हैं और साथ ही सोने में निवेश करने का विकल्प भी चाहती हैं। कीर्तन के पास ये सवाल है शायद। कीर्तन? अंशु, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका पोर्टफोलियो मैंने देखा तो मुझे बहुत मेहनत लगी इसमें आपको आइडेंटिफाई करके बताने के लिए कि आपको क्या चेंज करना चाहिए। आपने बहुत ही अच्छा काम किया अपने पोर्टफोलियो को लेकर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट।
डेफिनेटली फिर भी एक आध छोटी सजेशन मेरे ओर से डेफिनेटली है। अगर आप आपका पोर्टफोलियो देखें तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा स्क्यूनेस टुवर्ड्स नेक्स्ट 50 लग रहा है आपके पोर्टफोलियो में। ओवरलैप्स अगर मैं देखूं तो अगर आप आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप और आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 देखें तो इन दो फंड्स को चूज कर आपके दूसरे पोर्टफोलियो के साथ अगर मैं देखता हूं तो मुझे निफ्टी नेक्स्ट 50 में बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर लग रहा है आपके स्कीम में इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ योर मनी। तो स्कीम्स आर वेरी गुड। सजेशन यही होगा कि आप शायद 5 या 7,500 का आपका एलोकेशन आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप से कम करके आप निपॉन स्मॉल कैप में या कोई दूसरे स्मॉल कैप फंड में ऐड कर सकते हैं, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कैप के बेसिस पे आपका जो एलोकेशन होना चाहिए लार्ज मिड स्मॉल उसमें अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। आपके दूसरे जो 2 क्वेश्चंस थे, क्या आपको मल्टी कैप फंड में पैसा निवेश करना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है जो 10,000 रुपए आप बढ़ाना चाहते हो आपका निवेश, वो इन्हीं फंड्स में कंटिन्यू कीजिए, कोई नया फंड ऐड मत कीजिए आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छे से इन्वेस्टिंग स्टाइल और मार्केट कैप में बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड है और उसमें आपको नए फंड ऐड करने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये एलोकेशन एक चेंज कीजिए जो मैंने आपको कहा। जो भी नया पैसा है वो इसी में कंटिन्यू कीजिए। कोई भी एसआईपीज को इन फंड्स में से स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। आपका एक क्वेश्चन था पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर स्कीम। और अगर आपको गोल्ड में एक्सपोजर लेना है तो माय सजेशन इज कि आप एसजीबीज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू गोल्ड में एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा टैक्स एफिशिएंट भी है और आपको उसमें इंटरेस्ट इनकम भी मिल रही है। अंशु, कोई और सवाल कीर्तन से? हाँ जी कविता, एक्चुअली आई हैव अ सेकंड क्वेश्चन। मेरे पास कुछ 5 लाख रुपीस है, लमसम अमाउंट विच आई कीप इन माय सेविंग्स अकाउंट ऑलवेज एज अ पार्ट ऑफ द इमरजेंसी फंड। सो बेसिकली द थिंग इज दैट वो बिल्कुल आई थिंक 2-3 साल से वैसे सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, उस पर कुछ भी एज सच रिटर्न मुझे नहीं मिल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन था, इज देयर एनी इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर फंड को मैं पार्क कर सकती हूँ फॉर लाइक 6-7 months, because after 6-7 months I would like to withdraw that amount with some good returns. तो उसके लिए कौन से फंड्स या टेक में मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप प्लीज मुझे बताइए। कीर्तन, तो सजेस्ट करूंगा उसे आप सेविंग अकाउंट में रहने दीजिए, क्योंकि आप अगर इमरजेंसी फंड के लिए उसे यूज करना चाहते हैं तो आप किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा नहीं लगाना चाहते जहां पर ज्यादा रिस्क है। और आप अगर ज्यादा रिटर्न स्काउट करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। प्लस आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं सेविंग्स अकाउंट में वो 10,000 रुपए तक टैक्स फ्री है। तो आप कहीं पर भी और इन्वेस्ट करेंगे और उस पर जो रिटर्न मिलेगा वो आपकी सैलरी में ऐड होके आपको 20-30% पे टैक्स लग जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो पैसा कहीं पर और मूव करना चाहिए, क्योंकि 10,000 तक वो टैक्स फ्री भी है, लिक्विड भी है और ऐसा कोई सिग्निफिकेंटली हायर रिटर्न आपको कहीं और इन्वेस्ट करके नहीं मिलेगा जो पोस्ट टैक्स बेसिस पे आपको जो मिल रहा है उसको बीट कर पाएगा। अंशु, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और हम अब आगे बढ़ते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। चलिए रुक करते हैं सीधा। फिरोज, आपके पास आऊंगी। पहले बताएं क्या है आपका निवेश का गुरु मंत्र? कविता जी, देखिए मेरा गुरु मंत्र ये है कि जो स्कीम सिलेक्शंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 380 स्कीम्स हैं। काफी लोग स्कीम सिलेक्शन को थोड़ा लेसर इंपॉर्टेंस देते हैं। आई थिंक सिक्योरिटी सिलेक्शन इज आल्सो वेरी क्रिटिकल, सो दैट्स माय गुरु मंत्र। तो स्कीम्स कविता जी का शो देख के ही खरीदें। बिल्कुल, और हमारे एक्सपर्ट्स को सुने। कीर्तन, आपकी क्या सलाह होगी निवेश के गुरु मंत्र में आज? मेरा आज का गुरु मंत्र ये है कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से ज्यादा एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बहुत अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मार्केट में बना सकता है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनको प्रोबेबली इतना ज्यादा अंदाजा है कि क्या करना चाहिए। तो उनके पास एक ही गुरु मंत्र है कि लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे और वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी एज इन्वेस्टर सॉल्व कर देगा। So my Guru mantra is that a disciplined investor will do much better than an intelligent investor.
इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज के लिए अनुपम दत्ता का सवाल लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर अनुपम है। अनुपम हाय, क्या हाय। हालचाल? मैं एक्चुअली मेरा जितना फंड है आप लोगों के पास पोस्ट किया हूँ। मेरा दो जी क्वेश्चन सर। है जो इसमें कुछ चेंजेस का जरूरत है कि नहीं, और 15 यार्ड्स में कितना अकुमुलेट हो सकता है? ऑल राइट, कितना एक्यूमुलेट करने का वैसे इरादा है आपका, कोई खास लक्ष्य? ना ऐसा कुछ नहीं कि 15 यार्ड्स में मेरा रिटायरमेंट आ जाएगी, तो उस टाइम में कितना हो पाएगा इससे, मैं बेसिकली वो जानना चाहता हूँ। ओके फिरोज बताएं। आई थिंक पहला मैं ये कहूंगा कि इंटरनेशनल एक्सपोजर्स मुझे इतने पसंद नहीं है, बिकॉज इंडिया एक इकोनॉमी है जो 10 साल की इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छी होगी। ये मेरा मानना है। एक्स्ट्रा रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एक्टिव अल्फा भी अच्छा पोटेंशियल है। जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इंटरनेशनल एक्सपोजर है, विच आई थिंक यू कैन अवॉइड। 4 स्कीम्स में एग्जिट कहूंगा: एक्सेस बिजनेस साइकिल्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, टाटा स्मॉल कैप एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप। अगर आप स्मॉल कैप ही खरीद रहे हैं तो एक बड़ी एएमसीज के स्मॉल कैप खरीदें, क्योंकि उसमें ज्यादा कवरेज चाहिए होती है, ज्यादा स्टॉक्स होते हैं। पहले 250 कंपनी में ही मिड कैप लार्ज कैप खत्म हो जाता है, बाकी 5400 लिस्टेड कंपनीज हैं बीएसई पे, 2700 एनएसई पे हैं, तो बाकी सबको स्मॉल कैप का नाम दिया गया है। तो उसमें रिसर्च ज्यादा चाहिए होती है। तो बड़ी एएमसीज के साथ अगर आप एक थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्क वाला फंड खरीद रहे हैं तो यू शुड आइडियली स्टिक टू द लार्जर एएमसीज, बट वो आपने नहीं किया है। कैनरा रोबेको इज नॉट द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एएमसीज, नॉट इज टाटा स्मॉल कैप। तो ये चेंजेस है। फंड्स, ये कौन से फंड्स इनको रिप्लेस कर सकते हैं? 2 एचडीएफसी के फंड्स हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप। चिराग सेतलवाड़ का सबसे बड़ा फंड है, फिर भी उसने ऑलमोस्ट 3 to 4% बेंचमार्क को बीट करने की क्षमता दिखाई है इन स्पाइट ऑफ 15,000-17,000 करोड़ ऑफ एसेट्स। आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड फंड एक अच्छा फंड है। शंकरन नरेन खुद ही इस पे ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। एंड आज की करंट स्थिति में जो पीएसयू कंपनीज 4-5% की डिविडेंड यील्ड दे रही हैं, वो इस फैक्ट हैं। सो आई थिंक इट ब्रिंग्स इन स्टेबिलिटी। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप चौथा स्कीम होगा। जो 4 स्कीम्स जो मैंने बोले थे उसको आप कंसिडर कर सकते हैं एग्जिट करने के लिए, इनसे रिप्लेस कर सकते हैं। अनुपम कोई सवाल आपने पूछना है फिरोज से? ना कितना अकुमुलेट हो सकता है इसमें, इतना जो अगर मैं SIP करते रहूँ 15 यार्ड्स में? देखिए, अगर आप एसआईपी करते रहें तो 14% की आप एक एज्यूम्ड रिटर्न लें, क्योंकि 11-12% की निफ्टी की रिटर्न्स आनी अच्छी खासी संभावना है, क्योंकि इन्फ्लेशन नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इंडिया में 10-11% तो आएगी जीडीपी की। तो 13-14% की रिटर्न पे एज्यूम करें तो आपके 35,500 की एसआईपी बढ़ा के 14% की रिटर्न पे 2.2 करोड़ तक पहुंच सकती है, अगर आप कंसिस्टेंटली, जैसे कीर्तन जी ने भी कहा, डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है, उसको प्रश्न करे बगैर उतार चढ़ाव को पार करके अगर आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें तो यू कैन गेट टू अबाउट 2.25 करोड़। चलिए अनुपम जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आई हो। और इसी के साथ फिरोज आपका, कीर्तन आपका धन्यवाद। समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज हमारे शो पर करवाई, धन्यवाद। और पिछले 8 सालों से इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव देश का इकोनॉमिक एजेंडा तय करने में अग्रणी रहा है। देश के जाने माने थिंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट, बिजनेस लीडर्स और ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स जुटेंगे एक मंच पर। होगी चर्चा उस रोड मैप की जिस पर चलकर देश समझेगा ट्रांसफॉर्मेशन की राह कैसे होनी चाहिए। जुड़िए इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में 1 और 2 जून नई दिल्ली।